हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्रीडम एग्रो क्लासेस में। मैं अंकित आज आपको पढ़ाने वाला हूँ मौसम और जलवायु का आगे वाला पार्ट, क्योंकि कल अपन ने देखा था उसके आगे पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले एक मोटिवेशन कोड। 1000 मील सफलता की यात्रा की शुरुआत भी एक कदम से ही होती है। यानी कि अगर आपको 1000 किलोमीटर भी जाना होगा या 1000 मील जाना होगा, तो उसकी शुरुआत आपको एक कदम बढ़ाकर ही करनी होगी। फिर धीरे धीरे कदम बढ़ते जाते हैं और आप अपनी सफलता की तरफ पहुंचते जाते हैं। वैसे ही मामला अपनी स्टडी के साथ है। कैसे कि अगर आपको रोज की स्टडी करोगे, रोज स्टडी करोगे, तो आप भी धीरे धीरे सफलता की तरफ जाओगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम पढ़ेंगे क्लाउड। क्लाउड मतलब समझते हो? बादल। कभी नाम सुना होगा कि आज तो आसमान में बादल हो रहे हैं, बरसात होगी। तो सुना है बादल। तो आज पढ़ेंगे बादल। इंग्लिश में क्लाउड्स। बादल। अब बादल होते क्या हैं? बादल बारिश करवाने का काम करते हैं, जो आसमान में छाए रहते हैं। अब आसमान साफ हो या फिर बारिश का मौसम हो, तो भी बादल तो होंगे ही। साफ मौसम में बादल होते हैं और धुंधले मौसम यानी खराब मौसम में भी बादल होते हैं। तो बादल क्या काम करते हैं? बादलों से वर्षा होती है। कि बादलों से क्या होती है? वर्षा होती है। लेकिन कोई कोई बादल ऐसे भी होते हैं जिनसे बारिश नहीं होती। तो देखते हैं, इसके टाइप्स की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ क्लाउड। अब कितने टाइप्स के होते हैं? तो अपन को मेनली सिर्फ 3 टाइप्स पढ़ने हैं। कौन कौन से 3 टाइप्स पढ़ने हैं अपने को? पहला है सीरस। कौन सा? सीरस। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? तीतर पंखी। तीतर पंखी या कक्षा भी। कौन सा? तीतर पंखी या कक्षा भी। कौन सा? तीतरपंखी या कक्षा भी बादल। इंग्लिश में क्लाउड। तो तीतरपंखी समझ, हिंदी के शब्द से अगर समझना चाहो आप, तो याद करने की जरूरत नहीं है आपको। कैसे? तीतरपंखी यानी कि ये माना कि इस बादल के क्या है? पंख है। तो पंख से आदमी कितना ऊपर उड़ सकता है? बहुत ऊपर तक उड़ान मारी जा सकती है पंख से। यानी कि उड़ा जा सकता है आसमान में बहुत ऊपर। किसकी वजह से? पंख की वजह से। तो पंख से समझो आप, यानी कि आसमान में सबसे ऊपर यही बादल पाए जाते हैं। आइए समझ में क्या बोलना चाहता हूं कि सबसे ऊपर कौन से बादल पाए जाते हैं आसमान में? तीतरपंखी या सीरस बादल। तो यहां पे लिख लेंगे वायुमंडल में इन बादलों की ऊंचाई सबसे अधिक होती है। क्या होती है? इन बादलों की ऊंचाई वायुमंडल में क्या होती है? सबसे अधिक। लेकिन ये बादल क्या है? ये बादल बारिश का काम नहीं करते। क्यों? इन बादलों से बारिश नहीं होती, क्योंकि आसमान में किसके किससे बने हुए होते हैं? ये बादल बर्फ से बने होते हैं तथा वर्षा नहीं होती। किससे बने होते हैं ये बादल? ये बादल बर्फ के कणों से बने होते हैं, बर्फ से बने होते हैं। और क्या नहीं होती? वर्षा नहीं होती। तो इसके अपन अदर नेम बात कर लिए तीतरपंखी, कक्षा भी।
तीतरपन की समझ आओ, पंख हो गए तो आसमान में बहुत ऊंचा उड़ा जा सकता है, लेकिन पंख नहीं है। यानी कि जैसे अपने अपने ऊपर बात कर लेता हूं मैं, तो ये मान लो कि अपने को पंख मिल जाए, तो पंख मिलने पे क्या अपन धरती पे रहेंगे, उड़ेंगे ना, ट्रैफिक की जरूरत नहीं होगी, उड़ने लगेंगे। तो इसका मतलब पंख, पंख से आसमान में ऊंचा उड़ा जा सकता है, यानी कि वायुमंडल में सबसे ऊंचे बादल यही होते हैं। तो ये तो इसकी ट्रिक थी। और किससे बने होते हैं? बर्फ के कणों से, जो बारिश नहीं करते। फिर दूसरा पढ़ेंगे अपन स्टार्टस। क्या? स्टार्टस। स्टार्टस का मतलब स्तरी, स्तरी बादल। स्तरी का मतलब परत, परत के रूप में। तो ये क्या होते हैं? सबसे नीचे वाले बादल। कौन से? ये वायुमंडल में सबसे नीचे के बादल हैं। वायुमंडल में सबसे नीचे के बादल, तो सबसे नीचे के हैं, तो इनकी ऊंचाई कितनी होगी? ऊंचाई, ऊंचाई कितनी होगी इसकी? ऊंचाई आप बताओ कमेंट में। तो इसकी ऊंचाई अपन कितनी लिखेंगे? इसकी ऊंचाई लिखेंगे अपन 2000 मीटर, या 2 किलोमीटर। कितनी लिखेंगे इसकी ऊंचाई? 2000 मीटर। इन बादलों से क्या होती है? वर्षा। इन बादलों से हल्की बारिश होती है, जिसे क्या कहते हैं? बौछार। इंग्लिश में ड्रेजल कहते हैं। यानी कि इन बादलों से क्या होती है? बारिश। और ये सबसे नीचे के हैं, तो अपन ने क्या देखा? सबसे ऊपर वाले बादल देख लिए और सबसे नीचे वाले देख लिए। अब देखेंगे इन दोनों के बीच में कौन सा? क्यूम्यूलस। क्यूम्यूलस या कपाशी या पुंज बादल। अब इसके नाम से क्या लिख रहा है? कपासी, कपास। यानी कि ये बादल किसकी तरह होते हैं? रूई की तरह। तो कपास की रूई के समान बादल। और इधर क्या नाम आ रहा है? पुंज। पुंज का मतलब गोभी का कर्ड। समझते हो? गोभी का कर्ड, हेड की गोभी। ये अपने पास गोभी, जैसे फूल गोभी है, तो उसके ऊपर क्या लगा हुआ होता है? कर्ड होता है, वो एक फूल की तरह बना हुआ होता है। तो क्या बोलेंगे इसको? फूल गोभी के कर्ड की समान। और किस कहां पाया जाता है ये सीरस व स्टार्टस बादलों के बीच में पाया जाता है। और ये बादल किसके संकेतक है? साफ मौसम के। अगर ये बादल होंगे तो इसका मतलब मौसम साफ है, और मौसम साफ होता है तो क्या होगा? बारिश नहीं होगी। ये बादल साफ मौसम या वर्षा नहीं, या तो साफ मौसम होगा, और साफ मौसम होगा तो वर्षा नहीं करते। तो ये हुई अपने बादलों की बात। 3 प्रकार के बादल हैं। कौन से?
सीरस, स्टार्टस और क्यूमुलस। सीरस सबसे ऊपर, स्टार्टस सबसे नीचे और क्यूमुलस इन दोनों के बीच में। बारिश किससे होगी? स्टार्टस से। वो भी क्या? ड्रेजल, हल्की फुल्की बारिश होगी, बूंदाबांदी होगी। तो अब देखते हैं इसके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स बादल के। तो बारिश कौन सी बादलों से होगी? कि इससे भी नहीं हो रही, सीरस से भी नहीं हो रही, क्यूमुलस से भी नहीं हो रही और स्टार्टस से भी थोड़ी हल्की फुल्की हो रही है। तो फिर बारिश आती कौन से बादलों से है? तो मैंने क्या कहा कि मेनली अपन तीन ही बादलों की बात करेंगे। तो बाकी के बादल कहां से आए? तो बाकी के बादलों का मतलब है कि जिन बादलों के नाम में, अब वो अंत में हो चाहे वो शुरू में हो, निम्बस लगा हो। क्या लगा हो? निम्बस। निम्बस लगा हो, वो क्या करते हैं? बारिश करते हैं। इसको एक ट्रिक मान करके चाहिए याद रख लेना, जिसमें भी निम्बस दिख जाए उससे बारिश होगी। यानी कि जिन बादलों के नाम में निम्बस लगा हो, उनसे बारिश होती है। यानी कि जिन भी बादलों के नाम में निम्बस लगा हो उनसे बारिश होती है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, कौन सा? निम्बस स्टार्टस। अब इसी का आगे निम्बस लगा दिया, निम्बस स्टार्टस। निम्बस स्टार्टस। दूसरा एग्जांपल यहां ले लेते हैं, यहां पे जगह है नहीं। दूसरा एग्जांपल क्या लेंगे? पहला तो क्या लिया अपने? निम्बस स्टार्टस। निम्बस क्यों लगाया? क्योंकि जिन भी बादलों के आगे या पीछे निम्बस लगा हो उससे क्या होती है? बारिश होती है। और अपने को एग्रीकल्चर के लिए क्या चाहिए? बारिश। दूसरा लेते हैं क्यूमुलस निम्बस। क्यूमुलस निम्बस। आया समझ? तो बादल ये थे। और WMO के हिसाब से बात कर लेते हैं अपन। किसके हिसाब से? WMO। कौन है WMO? वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो WMO के अनुसार बादल 10 प्रकार के होते हैं। तो यहां तक मेरे हिसाब से समझने की कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि आज अपन ने कुछ समझने लायक तो पढ़ा नहीं है अभी तक तो। और आगे जो पढ़ेंगे उसमें अगर कुछ समझाने का होगा तो मैं और भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ तक तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए नहीं आपको। तो इसका ले लो स्क्रीनशॉट, या कोई किसी को नोट डाउन करना हो तो वो नोट डाउन भी कर सकता है। अब क्या बात की अपन ने भी? बादल देख लिए। अब साथ में बादल ले लिए तो अब बादल से बरसात भी करवा देते हैं। क्या करवाते हैं? बरसात। क्योंकि बादल पड़े किस लिए थे अपन ने? बारिश करवाने के लिए। तो यानी कि अब अपना टॉपिक ले रहे हैं क्या? वर्षण। वर्षण, ऋषि ए प्रिसिपिटेशन। क्या ले रहे हैं अपना टॉपिक? प्रिसिपिटेशन, वर्षण। अब वो वर्षण से क्या समझते हो आप? बारिश किसे कहते हैं? कि जलवाष्प, जो जलवाष्प अपन ने पढ़ी थी, तो जलवाष्प का बन करके वायुमंडल में जा रही थी, तो उसका द्रव या ठोस रूप में गिरना, वायुमंडल से द्रव या ठोस रूप में गिरना क्या कहलाता है? वर्षण कहलाता है। तो इसमें अपन क्या देखेंगे कि जलवाष्प का वायुमंडल से द्रव या ठोस
रूप में गिरना। वर्षण कहलाता है। अब जलवाष्प मैंने बताई थी कि जलवाष्प कैसे बनते, जैसे पौधे से ट्रांसपायरेशन हुआ, वो डायरेक्ट धरती से पानी, जो धरती पे पानी था वो वाष्प बन करके उड़ गया। तो जलवाष्प का वायुमंडल में जाके वो क्या हुआ, इकट्ठा हुआ। तो वो इकट्ठा होने के बाद अगर वहां का टेम्परेचर कम है तो ठोस बनेगा, और जैसे टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर है तो द्रव रूप में गिरेगा। उसे क्या बोलते हैं, वर्षण बोलते हैं। अब देखते हैं कि जो बरसात होती है, बरसात, उसकी बूंदों का आकार कितना होता है। तो वर्षा की बूंदों का आकार 0.5 mm से 4 mm होता है। क्या होता है, 0.5 mm से 0.4 mm। अगर 0.5 mm से कम हो तो, अपने बात 0.5 से किए, लेकिन अगर उससे भी कम हो तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं बौछार। वही ड्रेजल वाली बात आ गई कि उसको रिमझिम रिमझिम वो बारिश चलती है वो बोलते हैं। तो आकार 0.5 mm से कम हो तो उसे बौछार कहते हैं। तो क्या किसे कहते हैं बौछार, कि 0.5 mm से उसका आकार कम होना चाहिए। तो अपन ने आकार की बात कर ली, उससे कम आकार की बात कर ली। अब देखते हैं कि रेनी डे, रेनी डे से समझते हो क्या है रेनी डे। रेनी का मतलब बारिश, और डे का मतलब दिन। यानी कि अभी जैसे मान लो सावन आता है, अब सावन आने पे अपने को किसे पता चलेगा कि ये रेनी डे, क्योंकि वहां तो रोज ही बरसात होती है सावन में। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सारे रेनी डे होते हैं, नहीं। रेनी डे का मतलब कि इसमें बात करते हैं रेनी डे की, रेनी डे। तो रेनी डे का मतलब क्या है, रेनी डे का मतलब कि 2.5 mm से ज्यादा बारिश होना क्या कहलाता है, रेनी डे कहलाता है। तो यानी कि रेनी डे का मतलब एक दिन में 2.5 mm से ज्यादा बारिश होना। अब वो तो क्या हुआ, ये तो आदमियों के लिए हो गया रेनी डे, कि जो आदमी है जैसे अपन, अपने लिए रेनी डे है। लेकिन क्रॉप रेनी डे क्या होता है, क्रॉप रेनी डे। तो क्रॉप रेनी डे की बात कर लेते हैं। अब क्रॉप रेनी डे से क्या समझते हो, कि फसल के लिए बरसात होना, नहीं, फसल लगाने के लिए बरसात होना, कि इतनी बरसात हो गई तो क्या हम उसमें फसल लगा सकते हैं। तो हाँ, तो कब, वही सेम, एक एक दिन में 5 mm से ज्यादा बारिश क्या कहलाता है, रेनी, क्रॉप रेनी डे। रेनी डे 2.5 mm, और ये क्रॉप रेनी डे 5.0 mm। अब बात करते हैं इसके कुछ। अब आप जानते हो कि जो खरीफ की फसल हो तो अधिकतर किसके ऊपर निर्भर है, बारिश के ऊपर। तो लाइन तो यहाँ पे लिखवाने की जरूरत है नहीं। अब बात करें रबी की फसल, रबी की फसल में होने वाली बारिश, होने वाली बारिश उसे क्या बोलते हैं, यानी कि शीत ऋतु में होने वाली बारिश को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपन मावठ। नाम सुनी होगी बड़े बुजुर्गों से, अगर कभी जानते हो मावठ। मावठ किससे होती है, ये पश्चिमी विक्षोभ से, पश्चिमी विक्षोभ से। तो मावठ किसे बोलते हैं, मावठ जो
सर्दियों में होने वाली बारिश को मावट बोला जाता है। और एक और प्रचलित शब्द है लू। लू किसे बोलते हैं? गर्मियों में चलने वाली हवा। जैसे अभी क्या है, मई का महीना चल रहा है, तो मई के महीने में अभी गर्म हवा जो चल रही है उसी को क्या बोलते हैं? लू। कभी सुनना कभी घर के बड़े बुजुर्गों से कि लू क्या होती है और मावट क्या होती है। तो अब बात करते हैं कि भारत की औसत वार्षिक वर्षा। भारत की औसत वार्षिक वर्षा, यानी कि भारत के अंदर एक साल में कितनी बरसात हो रही है उसका औसत निकालना। तो कितनी है? 1180 mm से 1200 mm। अब अगर एग्जैक्ट बात करें तो एग्जैक्ट होता है 1195 mm। लेकिन एग्जाम में क्या है, कभी पूछ लिया जाता है ऑप्शन में, तो ऑप्शन में 1195 नहीं, तो जैसे 1187 हुआ तो आप क्या करके आओगे? 1187 करके आना पड़ेगा, क्योंकि 95 तो है नहीं, 87 है। तो इसका मतलब 1180 से 1200 mm। तो अपन इसका लिख लेते हैं, एक रेंज लिख लेते हैं। रेंज आई समझ? रेंज किसे बोलते हैं? अब होती कहाँ है सबसे ज्यादा भारत में वार्षिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मासिनराम मेघालय। कहाँ होती है? मासिनराम मेघालय। आई समझ कि मासिनराम क्या है? जगह का नाम है मोहसिन राम। मोहसिन राम कहते तो मासिन राम कहते, क्योंकि इंग्लिश में लिखते हैं ना, तो उसमें क्या डिफरेंस आ जाता है कि मोहसिन और मासिन वही बात होती है, मोहसिन राम। तो सबसे ज्यादा बरसात की बात कर ली, औसत वार्षिक वर्षा की बात कर ली। अब विश्व की करते हैं, विश्व की औसत वार्षिक वर्षा। ये कुछ आंकड़े हैं, यानी कि कुछ वर्ड्स जो आपको ये याद रखने पड़ेंगे। विश्व की औसत वार्षिक वर्षा भारत की कितनी है? 1180 से 1200 mm। इसकी विश्व की कितनी है? 1000 mm। अब विश्व की कम क्यों है? क्योंकि कई देश ऐसे भी है जहां पे बारिश न के बराबर होती है। न के बराबर समझते हो? यानी होती नहीं, बिल्कुल कम होती है। अब देखते हैं राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा। तो राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा, अब राजस्थान की तो और भी कम है, 575.5 mm। अब देख रहे हो विश्व की तो फिर भी ज्यादा है, लेकिन मैंने कहा ना कि कुछ देश ऐसे हैं, लेकिन अपने देश में एक राज्य भी ऐसा है जहां पे बारिश बहुत कम होती है, और वो राज्य किसी और का नहीं, अपना राजस्थान है। कौन सा राज्य है? राजस्थान राज्य। क्योंकि जहां तक मेरे को लगता है तो मेरी क्लास को ज्यादातर जेट के स्टूडेंट ही ले रहे होंगे, वो भी राजस्थान जिले से। तो अपना राजस्थान है। वैसे तो इंडिया अपना है, लेकिन जो इंडिया है वो भी अपना ही है, लेकिन स्टेट अपना राजस्थान है। तो राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा 575 mm। तो अब बात करते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कौन से जिले में होती है? तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला। अब वो बता सकता है कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? मेरे हिसाब से तो कोई जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। अगर आप कोई छोटे बच्चे से भी जाके पूछोगे ना राजस्थान के से, जो 8वीं में पढ़ता है 7वीं में पढ़ता है, उसको भी ये क्वेश्चन आता होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? झालावाड़। झालावाड़। अब बात करते हैं कि स्थान कौन सा है। जिले की तो बात हो गई,
अब जिला ये तो है नहीं कि छोटा सा होता है, तो जिले में जैसे स्थान भी होता है राजस्थान में, जैसे फिक्स अपना जिले मैं झालावाड़ जिले की बात करता हूँ, तो इसमें कोई तहसील होगी तो वहां सबसे ज्यादा होती होगी, लेकिन ऐसा है नहीं। अभी बात करते हैं राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला देखा भी। अब स्थान देखेंगे, पर्टिकुलर स्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। अब स्थान की बात करते हैं अपन की प्लेस, तो वो स्थान कौन सा है? माउंट आबू। कौन सा? माउंट आबू। अब माउंट आबू झालावाड़ में नहीं है, माउंट आबू है सिरोही जिले के अंदर, लेकिन फिर भी क्या है कि सबसे ज्यादा बारिश वाला स्थान माउंट आबू। अब ज्यादा की बात कर ली, अब कम की बात कर लेते हैं। तो राजस्थान में सबसे कम वर्षा वाला स्थान, पहले जिला देख लेते हैं इसका वाला जिला। अब जिले में इसमें तो किसी को कंफ्यूजन ही नहीं होगा, क्योंकि एक ही जिला ऐसा है पूरे राजस्थान में जो सबसे सूखा है। अब ये इतना बोलते हुए शायद कई लोगों के दिमाग में तो उसका नाम भी आ गया होगा, तो वो और कोई नहीं, जैसलमेर है। कौन सा जिला? जैसलमेर। अब यही देखते हैं क्या कि राजस्थान में सबसे कम वर्षा वाला स्थान देखते हैं। अब स्थान कौन सा है? सम। जगह का नाम है सम, और ये है कहां? ये जैसलमेर में है। कहां है ये? जैसलमेर के अंदर। अब अपन ने आज क्या देखा? अपन ने बहुत सारी चीजें देख ली, और इनमें से ये सब वन लाइनर क्वेश्चन है। इनमें से क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं, बहुत ज्यादा चांस रहते हैं, क्योंकि ये सब क्या है? वन लाइनर क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पे कुछ छोटी दो चार बातें और कर लेते हैं। अब वो दो चार बातें क्या है? जैसे अपन ने बारिश क्या देखी? बारिश देखी एमएम में, यहाँ भी एमएम में देखी, यहाँ भी एमएम में, यह भी एमएम, इन सब कुल मिला के पूरी पूरी बारिश अपन ने एमएम में देखी। तो अब एमएम अगर सेंटीमीटर में पूछ लिया जाए तो इसका मतलब स्टार लगा के लिख लेना, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm। आई समझ? अब एक चीज और लिख लो कि वर्षा को मापने वाला यंत्र, वर्षा को मापने वाला यंत्र। अब यंत्र कौन सा है? अब इसमें तो किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर हिंदी वाले हैं तो वो तो डायरेक्ट ही बोल देंगे वर्षा मापी। क्या दिक्कत है कि वर्षा को मापने वाला, तो वर्षा तो यहां से ले ली, और मापने वाले को मापी तो वर्षा मापी। कौन सा? वर्षा मापी। और इंग्लिश वाले इसको बोल देंगे रेन गेज। रेन गेज। तो इस आज अभी क्या पता अपन ने? वर्षण। और वर्षण से पहले बादल, यानी कि पहले बादल पड़े और बादलों से क्या करवा दी? बारिश करवा दी आज अपन ने। तो बारिश कहीं ज्यादा करवाई तो कहीं कम करवाई। जैसे भारत की औसत बहुत ज्यादा है, 1180 से 1200, लेकिन वही राजस्थान की बहुत कम है। तो राजस्थान में भी कम होते हुए जैसलमेर की और भी कम है। तो यानी कि बादलों से बारिश करवा दी कुल मिला के। तो आया मजा आज की क्लास में? तो मेरे हिसाब से यहाँ तो कोई दिक्कतें नहीं। तो इसको उतारो, आगे और देखते हैं। तो इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो, फिर देखते हैं आगे। अब देख लिया अपन ने बारिश देख ली अभी अभी। अब क्या देखेंगे? अब देखेंगे हवा, यानी कि सबसे पहले क्या देगा? बादल। बादल से क्या करवाई? बारिश। अब बारिश हो गई, अब बारिश होने के बाद चलाएंगे ठंडी ठंडी हवा। तो अब लेते हैं ठंडी हवा का आनंद, और शुरू करते हैं वायु, हवा। इंग्लिश में विंड। होता है ना कभी कभी कि बादल हो गए, बादल होने के बाद बारिश हुई,
और बारिश होने के बाद फिर वो हवा चलती है, उसका अलग ही आनंद होता है ठंडी हवा का। तो अब अपन ने भी पहले बादल पढ़ा, फिर बादल से कर रहा है बारिश। अब बारिश होने के बाद क्या करेंगे, ठंडी हवा का आनंद लेंगे। तो करते हैं शुरू, बादल। बादल क्या, वायु। तो अब वायु, वायु होती क्या है? हाँ, इसकी भी तो कोई डेफिनेशन है क्या? हाँ, वायु की भी डेफिनेशन होती है, हर चीज की डेफिनेशन होती है। तो वायु का मतलब उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलने वाली हवा वायु कहलाती है। वायु कहलाती है। अब उच्च दाब और निम्न दाब क्या है, थोड़ा इसके बारे में समझा दूं। कि जैसे ये मानो यहां पर अपने पास 10 किलो वायु है ना, और इधर अपने पास 5 किलो वायु है। तो ज्यादा से कम की ओर, तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। तो जब ये वायु तब तक इधर जाएगी तब तक दोनों की तरफ बराबरी हो जाएगी। आई समझ? इसे बोलते हैं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाना। तो यही है कि वायु उच्च दाब से निम्न वायु की तरफ जाती है। अब हवा का नामकरण, कभी सुना है हवा का नामकरण करना पड़ रहा है? कि कोई तो छोटे बच्चों का नामकरण करते हैं, लेकिन हमें तो हवा का भी नामकरण करना पड़ता है। किसे? एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स को। तो अब वही देखेंगे हम कि हवा का नामकरण, उसके दिशा, उसके आने की दिशा के आधार पर करते हैं। अब कैसे करेंगे? अब जैसे उत्तरी हवा, एग्जाम्पल क्या है? उत्तरी हवा हो गया ना ऑटोमेटिक नाम भाई। उत्तरी हवा कौन सी दिशा से आ रही है? उत्तर दिशा से। तो उत्तर दिशा से आने वाली हवा उत्तरी हवा, हुआ नामकरण ऑटोमेटिक ही। तो इस प्रकार हम हवा का नामकरण करते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अब आगे क्या, कि जिस साइड से हवा आती है वो साइड क्या कहलाती है, और जिस साइड से हवा जाती है वो साइड क्या कहलाती है। तो जिस तरफ से हवा आती है और जिस तरफ हवा जाती है, तो जिस तरफ से आती है वो क्या कहलाती है, और जिस तरफ से जाती है वो क्या कहलाती है। ये क्वेश्चन सुपरवाइजर में, जेट में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको आप इंपोर्टेंट लगा लेना कि इन दोनों को, कि जिस साइड से आती है वो साइड क्या कहलाती है, और अब आ रही किस साइड से। जैसे ये मानते हैं अपन, ये बना दिशा में इस साइड उत्तर, इस साइड दक्षिण, और इस साइड पश्चिम, इस साइड पूर्व, ये दिशाएं हुई। अब जैसे कि हवा आ रही है इस दिशा से, किधर से आ रही है? पश्चिम से। तो इधर से आ रही है, इधर से तो आ रही है। जैसे मैं समझाऊं, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं, मैं इधर से आ रहा हूं, तो मैं इधर से आ रहा हूं, जा किधर रहा हूं? इधर जा रहा हूं। तो इधर से तो मैं आया और इधर से जा रहा हूं। तो जिस साइड से मैं आया वो साइड क्या कहलाती है, और जिस साइड में जा रहा हूं वो साइड क्या कहलाती है। तो जैसे हवा इस साइड से जा रही है, तो आई किस साइड से? इस साइड से। पश्चिम से आई और पूरब की तरफ जा रही है, तो वो क्या कहलाती है? जिस साइड से आती है वो कहलाती है उसकी विंड वार्ड, और जिस साइड जाती है वो कहलाती है ली वार्ड। तो कौन सी? विंड वार्ड, और दूसरी ली वार्ड। अब मेरे हिसाब से इसमें तो बस
वो नहीं है, दिक्कत नहीं होगी, ये समझ नहीं आई विंड वार्ड और लीवार्ड क्या होती है। अगर फिर भी किसी के समझ नहीं आए तो कमेंट करना कि क्या समझ नहीं आया। तो अब देखेंगे इसके अंदर क्या देख लिया अपन ने, विंड वार्ड देख लिया, लीवार्ड देख लिया, यानी कि जिस साइड से आती है और जिस साइड जाती है। तो अब देखेंगे कि दक्षिण पश्चिमी, अभी मैंने मैप बनाया था कि दक्षिण इधर था और पश्चिम इधर था, तो इन दोनों के बीच में से इधर से जो हवा चलती है तो वो हवाएं क्या होती है, नमी वाली हवाएं होती है। क्यों? क्योंकि इधर हिंद महासागर है, किधर, राजस्थान के पश्चिम में, इधर गुजरात की तरफ, तो वहां से जो हवाएं चलती है, इसका मतलब उन हवाओं में क्या होगी, नमी। तो दक्षिणी पश्चिमी हवाओं में नमी, क्यों, मैंने समझा दिया, के कारण फसलों के लिए लाभदायक। क्या दक्षिणी पश्चिमी से आने वाली फसलों के लिए लाभदायक, क्यों? क्योंकि ये क्या होती है, नमी पहुंचाती है। और उत्तर पश्चिम से, अब उत्तर पश्चिम किधर, इधर ऐसे, तो उत्तर पश्चिम से यानी उत्तरी पश्चिमी हवाएं, अब ये कौन सी हवा होती है, गर्म हवाएं होती है। कौन सी हवाएं, गर्म हवाएं, जो कब चलती है, मई और जून में जो भी चल रही है, यानी लू। तो ये क्या करती है, फसल को पकाती है, फसल को पकाती है। कौन सी, उत्तर पश्चिम की हवाएं फसल को पकाती है। अब कुछ दो हवाएं और है, आपने घर वालों से नाम सुना होगा, एक हवा का तो पूर्वाई, कि आज तो हवा क्या है, पूर्वाई चल रही है, सुना होगा नाम तो। और एक होती है पछुआ, दो प्रकार की, कौन सी, पूर्वाई और दूसरी पछुआ। तो पूर्वाई, पूर्व, इसको देखो पूर्व, पूर्वाई यानी कि पूर्व, पूर्व दिशा से चलने वाली हवाएं, कौन सी, पूर्व दिशा से चलने वाली हवाएं। और पछुआ, पश्चिम, पश्चिम दिशा से चलने वाली हवाएं, पश्चिम दिशा से चलने वाली हवाएं। तो पश्चिम दिशा से चलने वाली हवाएं पछुआ और पूर्व दिशा से चलने वाली हवाएं पूर्वाई। तो मेरे हिसाब से तो आज के टॉपिक में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कैसे, सबसे पहले क्या पढ़े, बादल लाए, बादल से बारिश की और बारिश के बाद ठंडी हवा का आनंद लिया। तो आज की क्लास में तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, फिर भी आए तो कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट करिए कि कहाँ दिक्कत आ रही है, ताकि अगली क्लास में हम सॉल्ट आउट कर सके। तो अभी अपना टॉपिक है मौसम और जलवायु, अब 2 या 3 क्लास में खत्म कर देंगे इसको। तो फिर आपको कमेंट में बताना कि अगला आपको कौन सा टॉपिक चाहिए, तो उस हिसाब से टॉपिक लाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।